से वो पंखा हो जाती है बाहर, उससे भी धूप आता है। हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव कहते हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। यह एक अलजेब्रा का पार्ट है। यह क्लास 12 में दिया गया है मैट्रिक्स। ऐसे हम NCERT बेस्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी चीज़ बता देंगे जो आप JEE मेंस की तैयारी में भी आपको काम दे सकता है। इसलिए इसे गौर से देखेंगे और समझेंगे। यह है चैप्टर मैट्रिक्स। यह एक अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा कह सकते हैं इसे, अलजेब्रा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है। जैसे सेट थ्योरी आप पढ़े थे उस तरह का ही कुछ है ये मैट्रिसेस। जैसे हम कोई वस्तु की संख्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास 5 पेन है, 3 कॉपी हैं, 10 बुक्स हैं, तो इसे जब हम एक सेट में लिखते हैं, ठीक है, सेट थ्योरी में कैसे लिखते थे? मध्यम कोष्ठक में लिखते थे। इसमें कुछ नहीं, बस बड़ी कोष्ठक में लिखना है। बस बड़ी कोष्ठक में लिख दिए, हो गया मैट्रिक्स। कितनी हल्की बात है, देख लीजिए। यदि हम कहते हैं ऐसे कि मेरे पास 10 बुक्स हैं, 5 पेन्स हैं, 4 कॉपी है और 3 पेंसिल हैं। ऐसे कुछ हमारे पास एक डाटा है। ठीक है, इसे इस कोष्ठ में बंद कर दीजिए, इस ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बस हो गया। ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, आज इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ये एक थ्योरी क्लास है, ध्यान से देखेंगे तब इसे एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। ये NCERT में चैप्टर नंबर 3 है। इसी प्रकार से देखिए, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक मैट्रिक्स और लिख रहे हैं, A B आयोटा, यहाँ पे sin x √2 - 1/3। ये कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। बस इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, ये मैट्रिक्स आपको एक पंक्ति दिख रहा होगा, एक लाइन ऐसे दिख रहा है, एक लाइन ऐसे दिख रहा है ना? जैसे बच्चा में आप लोग या स्कूल में पढ़ते होंगे तो प्रे में खड़े होते हैं या फिर एक्सरसाइज करने के लिए खड़े होते हैं, तो एक रॉ में खड़े होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक रॉ बना हुआ है। ये जो है, ये जो लाइन है, इसे हम रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ। ठीक है, ये हो गया रॉ नंबर 1। ठीक है, फिर इस लाइन को हम रॉ नंबर 2 कहेंगे, रॉ नंबर 2। ठीक, उसी प्रकार से ये जो लाइन है, इसे हम कॉलम कहेंगे, COLUMN। ये कॉलम नंबर 1 है। फिर उसी प्रकार से ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। यानी इस मैट्रिक्स में मैट्रिसेज कहिए या मैट्रिक्स कहिए, इसे देखिए, ऐसे भी आप कह सकते हैं। देखिए किताब में आपका लिखा हुआ होगा, यूँ कह सकते हैं आप, ये प्लुरल नंबर, ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, ऐसे कह सकते हैं आप। दोनों बात एक ही हुआ, दोनों एक ही नाम हुआ, प्लुरल सिंगुलर। ठीक है, तो फिर समझिए, इस लाइन को
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन को हम रो कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कॉलम कहेंगे। ठीक है, अब कॉलम को दूसरे नाम से भी दर्शाते हैं, जे के नाम से, J1, J2, J3। और रो को भी दूसरे नाम से दर्शाते हैं, I1, I2। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में नहीं है। अब देखिए, यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 रो हो रहे हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखिए तो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। ध्यान से देखिए, ये 2 कॉलम है और 2 रो हैं। ये J1 है और ये J2 है, ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, इस वाले लाइन को जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। रो और कॉलम समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स को देखिए, ये मैट्रिक्स को देखिए। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हुआ, ये 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसे लिखेंगे 2/3, ऐसे लिखा था इसका ऑर्डर। ठीक है, पहले आप लोग पढ़ते थे उसमें ऑर्डर ऐसे लिखाता था, पेयर ऑर्डर, ऐसे 2, 3। इसमें x ये x आई माना जाता था, x का 2 रखे तो y का 3 निकला, ऐसे करके। लेकिन इसमें ऐसे नहीं, इसमें ऐसे लिखाएगा। इसे पढ़ेंगे 2/3। ठीक है, क्या पढ़ेंगे 2/3। इस ऑर्डर को यहाँ भी लिख दिया जाता है, इसके बगल में, यहाँ पे। यहाँ नहीं लिखिएगा, यहाँ नहीं, यहाँ लिखिएगा। ठीक है, जो तरीका बताया गया वही करना चाहिए। क्यों लिखा जाता है इतनी बात नहीं है, क्योंकि एक बार जो मैथमेटिशियन ने जो लिख दिया यहाँ पे, हमें उसी तरह लिख के चलना है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 2, तो दोनों 2 है। ठीक है, तो यदि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये होगा नंबर ऑफ रोज बाय, ये बाय, इसको इंटू नहीं कर पढ़िएगा, इसको बाय पढ़िएगा। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये या फिर यूं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ I बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ जेज, आइज जेज, यानी आई की संख्या और जे की संख्या बाई कर देंगे, दोनों साथ में लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी इन संख्याओं को, नंबर ऑफ आइज को m मान लिया जाता है और इसे n मान लिया जाता है, यानी इसका ऑर्डर हो गया m/n। ठीक है, ये ऑर्डर समझ में आ गया। अब देखिए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इसका नंबर कितना, देखिए नंबर कितने नंबर है एलिमेंट्स के, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3 4। तो यदि इसी को यदि मल्टीप्लाई कर दें 2/2, 2 × 2 तो क्या हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 है इसमें। ठीक है, तो संख्या भी उसी तरह से निकलता है। नंबर ऑफ, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, सबके लिए सफिशिएंट है, और जेई वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स
इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ रॉज गुणे, या गुणक चिन्ह है, ये बाय का चिन्ह है, ये गुणक चिन्ह, ध्यान से देखिए, दोनों चिन्ह दिखाता तो एक ही जैसा लिखाता है, लेकिन पढ़ेंगे इसे बाय पढ़ेंगे, इसे इंटू पढ़ेंगे। नंबर ऑफ रॉज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे हम इस मैट्रिक्स के नंबर की बात करते हैं, इस मैट्रिक्स के नंबर की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब इसका हम नंबर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रॉ कितनी है, नंबर ऑफ रॉ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 6, यानी इसकी संख्या हो गई 6। फिर इस मैट्रिक्स की संख्या की बात करते हैं, इसका नंबर तो रॉ है 2, कॉलम भी है 2, कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। ये हो गए ऑर्डर की बात और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो गई। आप समझ गए रॉ के बारे में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सो रॉ कहलाते हैं और वर्टिकल लाइन ये कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स का रॉ और कॉलम आपके समझ में आ गई। अब हमें इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स के प्लेस कंडीशन के बारे में जानना है या पोजीशन के बारे में जानना है। इसका पोजीशन क्या है, इसका प्लेस क्या है, कैसे समझेंगे कि ये ए यहाँ पे है, ये बी यहाँ पे है, ये आयोटा यहाँ पे है, ये साइन एक्स यहाँ पे है, ये √2 यहाँ पे है, ये -1/2 यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए फिर एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहे हैं, टू 5 यहाँ पे R N T S, ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे इसके एड्रेस के बारे में, इसका पता, एड्रेस मतलब पता, कौन एलिमेंट्स किस पते पे रह रहा है, ये हम इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को हम ए से सूचित करते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम हम ए रखते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट्स के जो अंदर में एलिमेंट्स है इसे हम ए से सूचित करते हैं, इसलिए मैट्रिक्स वैसे भी लिखा जाता है। देखिए मैट्रिक्स यदि ये मैट्रिक्स भी यदि ए है तो ए इक्वल टू ऐसे ए स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, ये एलिमेंट्स को दर्शाता है, आई जे के फॉर्म में है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m n, ऐसे लिखाता है। मैट्रिक्स को लिखने का, प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब m बड़ा होगा n छोटा, ये सब बात की बात है, पहले ये समझ लीजिए प्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए ये जो 2 है, 2 ध्यान से देखिए, ये 2 किस स्थान पे है। यहाँ पे यदि कहा जाए तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यदि इसको A से दर्शाते हैं, A से, ठीक है, तो ये रो नंबर 1 पे है और कॉलम नंबर भी 1 पे, इसको लिखेंगे A11, A11 समझिए, तो एक तरह से 11 भी कह सकते हैं, 11 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से ये रो नंबर फिर 1 पे है, ये रो नंबर 1 पे है और कॉलम नंबर, यहाँ कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 पे है, ये हो गया ये 1 2। उसी प्रकार से ये हो गया ए रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 पे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इसका देखिए, इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका स्थान क्या हो जाएगा, इसका स्थान रो नंबर 2 पर और कॉलम नंबर 1 पे, 2 1 हो जाएगा। फिर टी का स्थान क्या हो जाएगा, ए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, ठीक है। फिर एस ए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, ये इसका एड्रेस हो गया, पोजीशन हो गया, इसको पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है।
तो हम ऐसे कह सकते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, इसे जो स्टार बना रहे हैं सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम कैसे दर्शाते हैं, ये देखिए, एक मैट्रिक्स है ए, यहां पे पहला रो और पहला कॉलम A11, A12, A13, A14, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये n तक, कहां तक, n तक, इसकी संख्या n तक जाएगी। ठीक है, कहीं भी जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ये क्या होगा, ए ये 1n तक जाएगी, 1n तक, ये 2 1, फिर ये 2 2, फिर ये A 2 3, फिर A 2 4, ये डॉट जाएगा A2n तक। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और नीचे डॉट डॉट करके ये रॉ जो है सो AM1 तक आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा AM2, फिर AM3, कॉलम नंबर रॉ नंबर M और कॉलम नंबर 3, फिर ये हो जाएगा AM4, इस तरह डॉट 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 AMN तक जाएगा। यहाँ देखिए रॉ नंबर 2 था और कॉलम नंबर n तो 2n लिखाया, यहाँ रॉ नंबर m है और कॉलम नंबर n तो mn लिखाया। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेट तैयार हुआ m/n का, ये थ्योरी हो गया एक तरह का। ठीक है, अब आपसे कोई भी सवाल इस तरह यहाँ एक एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि ये जो √2 है, हम इसमें से पूछ रहे हैं, ये जो √2 है इसका पोजीशन क्या है या इसका एड्रेस क्या है, इसका स्थान क्या है, तो क्या बोलेंगे, ये 2 रॉ नंबर 2 में है और कॉलम नंबर 2 है, तो ये A22 का स्थान है। क्या बोलेंगे, A22। ठीक है, इसमें से हम यदि निकाले, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं, यदि हम बता दें इसे कि A22 बराबर क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, फिर यदि हम A21 पूछें, A21 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो क्या हो जाएगा, sin x, क्या हो जाएगा, sin x। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब बना सकते हैं। फिर यदि ऐसा पूछ दे कि A13 यानी A13 A1 तो 1 इस में जाएगा, इस रो में, 3 कहाँ है, 1 2 3 यहाँ है, आयोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आपको हम समझा दिए हैं इस वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, इस तरह से आप इसका एड्रेस भी अब समझ गए हैं। इसमें देख लीजिए A22 का स्थान पर T है, A23 का स्थान पर S है। ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स कहिए, या फिर इसे कह सकते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना तब तक इसे समझ में आ गई बात। फिर से एक बार देख लीजिए, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहते हैं। ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, उसी प्रकार से इसका ऑर्डर लिखने के लिए पहले रॉ की संख्या, उसके बाद कॉलम की संख्या, तो 2/3, इसको 2 × 3 नहीं पढ़ेंगे, 2/3 पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए लोग कुछ भी पढ़ सकता है,
किसी को रोक थोड़ी ना है, लेकिन पढ़ना चाहिए 2/3, ठीक है। फिर जब इसकी संख्या निकालनी है फिर वही काम करनी है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ इंटू कर देनी है, वैसी चीज़ को इंटू पढ़ना है। यहाँ पे बाय पढ़ना है, यहाँ पे इंटू पढ़ना है। यहाँ देखिए ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसका जब इसका निकाले तो 2 हो गया रो और 3 हो गया, तो 2 इंटू 3 6 इसका हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। अब हमें लग रहा विश्वास हो रहा है कि आपको इतना बात समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसे आप पॉज कीजिए और इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सबको ध्यान समझिएगा, बहुत ही हल्का चैप्टर है ये। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहला टाइप है, पहला दूसरा क्या होता है हम समझा दे रहे हैं, नंबर 1 से लिख रहे हैं, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टाइप दूसरा टाइप नहीं होता। नंबर 1 से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिस स्टूडेंट को इसके हिंदी में दिक्कत हो वह एनसीईआरटी बुक से या फिर हिंदी मीडियम बुक से इसका हिंदी देख सकते हैं, और इसके बगल में आप हिंदी लिख सकते हैं। जिसमें आप नोट करेंगे उस समय इसके बगल में हिंदी लिख लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसमें आप ऐसा मैट्रिक्स का फॉर्मेट तैयार करें, ऐसा मैट्रिक्स हो जो देखने में रेक्टेंगल जैसा हो, आयताकार हो, ठीक है। देखिए एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, 4 5 2 3, ठीक है। 2 -7 √2 और cot x, ठीक। देखिए इसे गौर से देखिए, आप इस फॉर्मेट को गौर से देखिए, इस फॉर्मेट को गौर से देखिए। ये एक कोई मैट्रिक्स है ए, ये देखने में फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यह एक आयत बना हुआ है ना, ठीक है। एक आयत बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है। एक और लेते हैं मैट्रिक्स बी, 2 a 4 5 3 आयोटा, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी ऐसा फॉर्मेट महसूस हो रहा है कि ये आयत बना हुआ है। आयत ऐसे हो चाहे इसको ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यदि ऑर्डर की बात करें तो कितना कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, और 1 2 3 रो है, 3 रो है, और कॉलम 1 2 है, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें, इसकी बात करें तो 2 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है, 2/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ये देख रहे हैं कि रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। यानी हम यूं कह सकते हैं ये जो ऑर्डर है mn का, m/n का, यानी यहाँ पे m और n इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें ऑर्डर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी, ठीक है। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, aij का मतलब हुआ कि i की संख्या और j की संख्या, यदि 1 रखे तो इसकी संख्या 1 तो 1 1 हो गया, ठीक है, a11, जिसमें इसका ऑर्डर है mn, जहां m
नॉट इक्वल है n का, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होगा बस ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। जब रेक्टेंगुलर की बात हो रही है तो स्क्वायर की बात भी हम करवे करेंगे आगे। नंबर 2 में स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको कुछ को समझ में आ रहा होगा इससे, यहाँ पे स्क्वायर, अब स्क्वायर बनना चाहिए तो स्क्वायर में रॉ और कॉलम इक्वल होने चाहिए। देखिए cos x -3 4 s t, ये देखिए ये बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो ये दिखना भी चाहिए स्क्वायर जैसा, यानी जितनी रो होनी चाहिए उतने भी कॉलम होने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लोग खड़े होते हैं जितने रो उतने कॉलम में, स्क्वायर बना करके, देखने में बहुत अच्छा लगता था बच्चा क्लास में, आप लोग पढ़ते होंगे स्कूल में तो। ठीक है, मतलब रॉ की नंबर ऑफ रॉ, इसको हम यूं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रॉज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम का। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे, तो एक सेट है, एक मैट्रिक्स है, सॉरी एक मैट्रिक्स है AIJ, जिसका ऑर्डर है m/n, जहां वेयर m = n है। बात सिंपल। ठीक है, तो ये देखिए कि जब m = n है, इसे ये कितने का ऑर्डर का है, 3/3, ये है 3 और ये है 3/3। ठीक है, यहां देखिए जब m और n इक्वल हैं तो इस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सब बात बता रहे हैं कि अलग अलग नहीं लिख करके यदि सिर्फ ऑर्डर 3 भी लिख दिया जाए, जिसका मतलब हो जाएगा 3/3 का ऑर्डर है ये। ठीक है, यहां पर यदि केवल यहां पर यह भी लिख दिया जाए कि A = AIJ एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, ऐसे भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि m और n क्या है, इक्वल है। ये n कहने का मतलब हो गया कि n रो है और n कॉलम है, दोनों का नंबर इक्वल है। इसलिए हम इसे केवल n भी लिख देंगे तो काम चलेगा, यहाँ पे केवल 3 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इसका इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, यदि ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर केवल n भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। n का मतलब हो गया कि n रोज हैं और n कॉलम है, यानी बराबर हैं, दोनों की संख्या बराबर। ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको ये जानकारी लेना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के और टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, वो आगे बताएंगे, पहले और जो मैट्रिक्स हैं उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, अगला है नंबर 3 पे, इसका टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और भी होंगे, इसी पर तो सारा खेल है, डिटर्मिनेंट भी इसी पर काम करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। देखिए ध्यान से, ये आगे बताएंगे। यहां देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, जो देखने में
इस तरह का फील करे, हॉरिजॉन्टल मतलब सपाट, धरती के समांतर महसूस करवाए, ऐसा मैट्रिक्स। जैसे ए बराबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अब आपको लोग आसानी समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है कि रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या, देखिए रो कितना है 1 2, कॉलम कितनी है 1 2 3 4 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 2/4 का। यानी इसमें हमेशा रो कम रहेंगे और कॉलम ज़्यादा रहेंगे, रो कम रहेंगे और कॉलम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसमें m/n ऑर्डर है, ठीक है, m रो है, तो n हमेशा m से क्या होगा? बड़ा होगा, n हमेशा m से बड़ा होगा। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है, यानी क्षैतिज के समांतर दिखना चाहिए। देखने से ही लग रहा था कि ये इसके समांतर है। जैसे हम कोई लाइन यही तो है हॉरिजॉन्टल, और ऐसे खींचते हैं तो ये वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। यानी इस ऐसे सपाट दिखना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि यह कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। कब? जब n यानी कॉलम का नंबर रो का नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है? ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले फिलहाल इतना पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बतलाते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स का जो हम टाइप चला रहे हैं उसमें 4 नंबर हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा। अब पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। एक एक करके ध्यान से इसमें पढ़ते जाएंगे। थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो सवाल बनाने में भी आसानी होगी, और बहुत सारे सवाल इस थ्योरी पर ही सॉल्व हो जाएंगे। लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। वर्टिकल, नाम से ही आपको एहसास हो रहा होगा, फील हो रहा होगा कि वर्टिकल किस तरह का मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए, एक मैट्रिक्स ए 2 4 1 3 5 7। अच्छा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर एक ही अंक को दोबारा नहीं लिख सकते हैं क्या? तो अभी कुछ मतलब अंदाज से ही अंक, कोई भी अंक लिख रहे हैं। अभी तो सिर्फ आपको हम टाइप समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम 2 भी लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, ये फील करवा रहा है कि वर्टिकल है, मतलब ऐसा लाइन है, ऐसा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3/2। आप देख रहे हैं कि रो की संख्या ज़्यादा है ना, 1 2 3 है, और कॉलम की संख्या कम है। तो जब रो की संख्या ज़्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, जिसका ऑर्डर है mn एक ऑर्डर है, जहां पे m जो है सो n से बड़ा है। हॉरिजॉन्टल में n बड़ा हुआ था m से, यहाँ m बड़ा है n से, ठीक है। यानी रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल खत्म हो गया, वर्टिकल खत्म हो गया। अब नंबर 5 है रो मैट्रिक्स। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लगता है, दोनों एक ही चीज़ है क्या? तो फिर अलग अलग क्यों बता रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंतर है, थोड़ा सा का अंतर है। अंतर क्या है सो देखिए। रो मैट्रिक्स देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं रो मैट्रिक्स का। 2 4 3 sin x
रीता, ऐसा। ये देखिए, मतलब रॉ एक ही होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो जाएं। रॉ एक ही होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो जाए। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि A11, A12, A13, A14, A15 डॉट डॉट A1n तक, इसको कहेंगे रॉ मैट्रिक्स। यानी रॉ की संख्या एक ही होनी चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं था। रॉ की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। उसमें था कि रॉ की संख्या कम होनी चाहिए और कॉलम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। यदि रॉ 2 है और कॉलम 3 है तो भी हॉरिजॉन्टल है, यदि रॉ 2 है और कॉलम 4 है तो भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन इसमें है केवल एक ही रॉ होना चाहिए, तो ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। रॉ एक ही होगा तो क्या कहलाएगा? रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है बात? ठीक है। नंबर 6 पे देखिए, नंबर 6 पे क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब समझ में आगे होगी बात कि एक ही कॉलम होना चाहिए, कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक है। हम ये एग्जांपल नहीं लिख, डायरेक्ट ये लिख देते हैं। A11, फिर A21, फिर A31, फिर A41, इस तरह से डॉट डॉट A कहाँ तक चल जाएगा? M तक, और ये N हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए। रॉ कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। रॉ भी एक हो सकते हैं, कॉलम भी एक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स भी है या कॉलम मैट्रिक्स भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स देखिए ध्यान से, नल मैट्रिक्स, इसमें क्या है कि एलिमेंट्स जो है सो नल होने चाहिए, मतलब जीरो होने चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि एलिमेंट्स होने ही नहीं चाहिए, जैसे जैसे नल सेट होता था, ठीक है। यहाँ ए छूटा हुआ, ठीक है। नल मैट्रिक्स में ऐसी बात नहीं, सेट वाली बात नहीं। सेट में क्या था कि जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते थे उसे नल सेट कहते थे, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं, ऐसा मत समझिएगा। इसमें एलिमेंट्स होंगे लेकिन वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे ए कोई सेट है 0 0 0 0, या फिर बी कोई सेट है, बी कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, ये सब हो जाएंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स को हम दर्शाने के लिए ऐसे भी इस चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं। जैसे नल सेट को दर्शाते थे फाई से, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा करके 0 होना चाहिए। या इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स ये भी नाम है इसका, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गए नल मैट्रिक्स, ये वर्टिकल मैट्रिक्स, ये रॉ मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं, तब तक इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, जो चर्चा किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स की, पीछे आप सुने होंगे। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगा अब, यानी स्क्वायर, सारा खेल जो है मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही बेस्ड है। स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर
मैट्रिक्स। या मैट्रिसेस। ठीक है। नंबर 1 है इसका टाइप ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ये देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरह के होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरह के होते हैं। एक मैट्रिक्स बना रहे हैं ए, 2 4 3 4 3 2 5 6 2। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए ध्यान से, यदि यहाँ 0 हो जाए और यहाँ भी 0 हो जाए और यहाँ भी 0 हो जाए, ठीक है, तो बाकी जो बचे अंक वो एक ट्रायंगुलर निर्माण कर रहे हैं, ये ट्रायंगल निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए देखिए, है ना, बात समझ आ रही है। इसलिए इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्या है कि इसमें ऊपर वाले अंक है, नीचे वाले क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम अपर ट्रायंगुलर, क्या नाम होगा, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अब एक मैट्रिक्स और बनाते हैं यहां पे बी, इसके बारे में अभी और कुछ समझाएंगे। यहां देखिए 2 4 5 3 2 1 6 -2 0। ये देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो चर्चा हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स पर। ठीक है। यहाँ पे कोई अंक दे देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक, इसमें देखिए इसे हम 0 कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए, अब गौर से देखिए, जो अंक हैं इसमें, जो बचे हुए अंक हैं 0 छोड़ करके, वो एक ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं। देखिए गौर से, देखिए, है ना। लेकिन इस बार ट्रायंगल कहाँ है, डाउन में है, नीचे है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है।
अब देखिए, यानी ऊपर 0 हो नीचे अंक हो, ऊपर 0 हो नीचे अंक हो तो इसे लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे, और नीचे 0 हो ऊपर अंक हो तो उसे अपर ट्रायंगुलर कहेंगे, जबकि ये एक ट्रायंगल का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का। इसका क्या ऑर्डर है, 3/3 का, या सीधे 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ये भी 3/3 का है ना। तो अब इसमें यदि आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए, कितने जीरो हैं इसमें, 1 2 3 जीरो है इसमें। ठीक है, यानी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज पे। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज की, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो की संख्या कैसे निर्धारित की जाएगी। देखिए, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक, इसमें देखिए कितने जीरो हैं। यदि ऐसे लिखें हम 1 + 2 कितने हैं, 3। इसमें उसी तरह से हैं 1 + 2 3। ठीक है, यदि और बढ़ जाते, एक इधर बढ़ जाते तो 1 2 3 जीरो यहाँ पे हो जाते। ठीक है, 1 2 3 जीरो हो जाते। हम एक यहाँ बना रहे हैं छोटा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 1 2 3 2। ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें देखिए ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी, यहाँ भी जीरो लिखना है, यहाँ भी लिखना है। कितने जीरो हो गए इसमें, हो गए 0 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, यानी 6 जीरो हो गए। ठीक है, यानी जब इसका ऑर्डर 4 है तो 1 2 3 तक चला। ध्यान समझिएगा, ऑर्डर क्या है, 4 है तो क्या चला 1 2 3 तक। यहाँ ऑर्डर क्या है, 3 है, ऑर्डर क्या है 3, तो चला 1 2 तक। इस तरह से यदि ऑर्डर 5 हो, ऑर्डर क्या हो 5, ऑर्डर 5 हो तो क्या चलेगा 1 + 2 + 3 + 4 चलेगा। ठीक है, यानी उससे एक कम तक, उससे एक कम तक। ठीक है, तो हम इसे, कितने ऑर्डर हैं ये टोटल, 4 ऑर्डर है। कितने ऑर्डर हैं, 4 ऑर्डर है। तो 4 ऑर्डर हैं तो क्या हुआ 1 2 3, 5 ऑर्डर में 1 2 3 4। उसी प्रकार से यदि ये n ऑर्डर जाए, कितना ऑर्डर जाए, n ऑर्डर जाए, n ऑर्डर जाए। ठीक है, कितना ऑर्डर तक, n ऑर्डर तक जाए। ठीक है, और ये तो 5 का हम लिखते हैं n ऑर्डर, ऑर्डर लिखते हैं n, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ऑर्डर यदि n हो तो क्या लिखाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ फिर से देखिए ध्यान से, ये कितने ऑर्डर वाले हैं, 1 + 2 + 3, ये 4 ऑर्डर वाले हैं। ऑर्डर 5 किया गया तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी जितना ऑर्डर है उससे एक कम लिया जाता है। 3 ऑर्डर हुआ तो उससे एक कम, यानी 1 + 2 लिया गया। उस तरह से क्या ऑर्डर है, n ऑर्डर है तो n-1 तक लिया जाएगा। ठीक है, अब n-1 पदों का जो योग होता है, ठीक है, क्या होता है n × n-1/2। ठीक है, इस पर रख के देख लें क्या, हम n का संख्या 5 रख के देख लेते हैं। ये हमने सही लिखा या नहीं लिखा, 5। 5 ऑर्डर वाले कितने हुए हैं, 4 3 7 2 9 1 10 है ना, 4 3 7 2 9 1 10, तो कितने हो जाएंगे 5 × 5 - 1/2। ठीक है, 5 कितना हो गया, 4 2 कट गया, कितना आ गया, यानी 10 हो गए। सही है। ठीक है, यानी जब ऑर्डर n हो, ऑर्डर क्या हो n, ऑर्डर = n, किस में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में,
तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे n इंटू n माइनस 1/2। ये इससे निकल गया। फिर समझ लीजिए, जब ऑर्डर 3 है तो 1 + 2 लिखा गया, जब ऑर्डर 4 है तो 1 + 2 + 3 लिखा गया, जब ऑर्डर 5 है तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी उससे एक कम, जितना ऑर्डर लिया उससे एक कम लिखा गया। ठीक है, यहाँ देखिए ऑर्डर 4 है तो 1 + 2 + 3 3 0, यहाँ 3 0, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, यानी 1 2 3 3 3 6 0 हो गए टोटल। जितना ऑर्डर उससे एक कम संख्या लिया गया। उसी प्रकार से जब ऑर्डर n हो तो उसका जीरो का नंबर कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n-1 तक होगा। ठीक है, अब n-1 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं उसका सम कितना होता है, योग कितना होता है, n × n-1/2। ये निकल गया नंबर ऑफ जीरो। किसके लिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो अगला टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो अगला टाइप है, इसी का 2 नंबर टाइप है। ये 1 नंबर टाइप था, अब 2 नंबर टाइप है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, पहले कोई अंक लिख लेते हैं। अब देखिए, यदि नीचे भी जीरो हो, देखिए और ऊपर भी जीरो हो, ये हम अंक ऐसे ही लिख देते हैं, फिर मिटा के आप जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गौर से, नीचे भी जीरो हो और ऊपर भी जीरो हो और बीच वाला कोई अंक हो, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि देखिए एक डायगोनल बना रहा है यहाँ पे, डायगोनल एक बना रहा है यहाँ पे, देखिए डायगोनल यही ना होता है, ये देखिए ठीक है, मतलब दोनों अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगल को मिला दिया जाए, यदि दोनों हो, जो ऐसा मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों हो, उसे ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ जीरोज। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो ये आधे की बात थी, ये आधा जीरो की बात थी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जीरो की बात थी। तो इसमें आप दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोज किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका दुगना हो जाएगा। ये नीचे भी ऊपर भी डबल ट्रायंगुलर डबल बन रहा है, डबल ट्रायंगल, नीचे भी ऊपर भी, तो दुगना कर देंगे, 2 × n × n-1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि n × n-1, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं n² - n, ये भी हो गया नंबर ऑफ जीरोज किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, या यूं भी कर सकते हैं आप, जितना मतलब ऑर्डर हो, उस ऑर्डर के जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप बनाते हैं जीरो निकालने के लिए, उसमें 2 से गुना कर, जितना निकलेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए उसे 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो का नंबर निकाल सकते हैं, कितना जीरो इसमें बैठा देंगे ताकि ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। हाँ, ये जो डायगोनल है
इसे मैट्रिक्स का डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ये भी कह सकते हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल है इसी को डायगोनल, यही मान्य है। ठीक है, इसलिए इसे मेन डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल। इसका कई नाम है, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, या सीधे डायगोनल की भी बात हो जाए। ये जो है ये डायगोनल में वैल्यू नहीं इसका होता है। हमेशा जब मैट्रिक्स में डायगोनल की चर्चा होगी तो ऐसे ये वाला डायगोनल की होगी, इसकी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऑफ डायगोनल है। इसकी चर्चा नहीं, हम बता दे रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है, हमें ये मेन डायगोनल की जब बात होगी तो मेन डायगोनल की, सीधे डायगोनल यदि कहा गया मैट्रिक्स में तो मेन डायगोनल की बात होगी, यानी ये ऐसे वाली डायगोनल की बात होगी। ये हमेशा किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे। ठीक है, अब इसमें जगह नहीं है, तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, डायगोनल ऑफ यदि मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स दोनों दो बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 A B C। ठीक है, ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें ये जो है डायगोनल है इसका, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि सिर्फ डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? डायगोनल का मतलब हो गया कि ये डायगोनल हो गया, इसका ऊपर नीचे कोई अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल समझ में आ गया, ये डायगोनल है। ये क्या चीज है? डायगोनल है, मैट्रिक्स का डायगोनल है ये। ठीक है, ऐसे वाला को नहीं लेते हैं, ऐसे वाला को लेते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी डिजिट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का डायगोनल है ये, ऐसा कह सकते हैं। इसे भी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। ये भी डायगोनल है, इसे भी डायगोनल है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की जब बात हो रही है तो सिर्फ डायगोनल वाले अंक को छोड़ करके और बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो, ऊपर और नीचे जीरो होने चाहिए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है या फिर m है, जो भी है। इसका ऑर्डर तो सेम ही होता है, जितने कॉलम उतने रो होते हैं, जितने रो उतने कॉलम होते हैं। ये देखिए, जहां जहां i और j इक्वल नहीं है, जहां जहां i और j इक्वल नहीं है, वहां वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जहां जहां i और j इक्वल नहीं है वहां पे a i j जो है क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए, इसमें i और j इक्वल है। देखिए, ये a11 है, ये a22 है, ये a33 है। देखिए ध्यान से, ये a11 है, ये a22 है, ये a33 है। ठीक है, तो जहां i और j बराबर नहीं, यहां देखिए, यहां क्या है, i क्या है 1 है और j क्या है 2 है, यानी i 1 2 का है 1 2। ठीक है, जब जहां जहां i j बराबर नहीं है वहां पर उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये ABC है। यदि आप लोग कहिएगा कि सर
यदि ये तीनों इक्वल हम लिख दें तो क्या होगा, उसका भी एक नाम है। ठीक है, जो अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें एक बनाते हैं सेट, एक मैट्रिक्स बनाते हैं 4 0 0 2 नो 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 0, यहाँ 4, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 4। देखिए डायगोनल में जो भी डिजिट हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, बराबर है। ये देखिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक साइन एक्स 0 0 साइन एक्स, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, जरूर हो सकता है। ये दोनों बराबर है, देखिए, है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएं, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो टोटल इक्वल हो जाएं, तो इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए कि यदि कोई मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर n है, स्क्वायर मैट्रिक्स में n भी दर्शा देते हैं, चल जाता है। m/n लिखने की कोई जरूरत है, m/n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि mn बराबर होते हैं। अब देखिए इसको कैसे दर्शा सकते हैं कि जहां Aij की सभी जगह वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, सेम। Aij क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे कहाँ, जहां I और J इक्वल हैं। जैसे A11 A22 A33, I और J A11 I का मान भी 1, J का मान भी 1, तो I और J क्या है, बराबर है। A22 वहाँ बराबर है, वहाँ पे Aij सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ये हो गए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगला पॉइंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसे, इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसका, ठीक है। आइडेंटिटी से आप लोग कुछ समझ में आ रहा, कुछ याद आ रहा होगा। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। देखिए गौर से इस चीज को, इस मैट्रिक्स को गौर से देखिए। इसमें Aij जहां I और J इक्वल हैं, इसमें Aij जहां I और J इक्वल हैं, वहां Aij का वैल्यू सब जगह क्या है, 1 है। देखिए ध्यान से, सभी जगह 1 है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मतलब इकाई, इकाई मैट्रिक्स,
या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, जब डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 हो जाएं, 1 के इक्वल हो जाएं, आई और जे, यहाँ देखिए आई और जे बराबर हैं, यहाँ पे देखिए A11 A22 A33 A44 है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू A44 इक्वल टू कितना 1। देखिए ये सब 1 है। जब इस स्थिति में 1 रहे, बाकी सब 0 रहे, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इतना ही। फिर आगे इसके और भी टाइप्स हैं, हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे और समझाएंगे। आज बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है, इसलिए इसे नोट कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।